हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा मर्न क्रड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सारा सर्वर साइड का कोड लिख लिया था। ये उसका कोड है। अगर आपने ये बैकएंड का कोड नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब हम इसका फ्रंट एंड स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रंट एंड का सारा कोड लिखेंगे। तो ये मैंने क्लाइंट साइड का फोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पाथ पे आके CMD टाइप करूँगा और अगेन कमांड लाइन में आके कोड स्पेस डॉट देन एंटर प्रेस करेंगे। तो यही हमारा फ़ोल्डर जो क्लाइंट साइड का है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका फ्रंट एंड बनाना है तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगेन आपने पहले भी ओवरव्यू लिया है लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं। एक तो हमने ये ऐड प्रोडक्ट वाला फॉर्म बनाना है, और अगर मैं कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास टेबल आ जाता है जहाँ पर मेरी सारी प्रोडक्ट शो होती हैं। यहाँ पर जल्दी से मैं कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसी वीडियो का बैकएंड पार्ट जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने कोई इमेज चूज़ कर ली एंड डिस्क्रिप्शन डाली। जैसे मैंने प्रोडक्ट सेव किया तो ये मुझे प्रोडक्ट लिस्ट वाले टैब पे ले आया। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये सारी टेबल के अंदर प्रोडक्ट्स मेरे पास शो हो रही हैं। और अगेन हमारे पास ये यहाँ पर प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए भी है और उसकी डिटेल देखने के लिए भी है, और उसी प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए भी। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वही प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। जितनी भी APIs थी वो हमने दूसरी वीडियो में बना ली हैं। अब हम इसका जस्ट ये फ्रंट एंड पार्ट बनाने लगे हैं और इसको अपने बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करना है। ओके, तो जल्दी से एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उस रिएक्ट एप्लीकेशन में काम करना स्टार्ट करेंगे। ये क्लाइंट फोल्डर ऑलरेडी हमारा ये VS कोड में ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल आ गया और रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या टाइप करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप एंड देन स्पेस, उसके बाद आपने डॉट टाइप करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। रिएक्ट एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये हमारे पास सोर्स फोल्डर और बाकी नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने पेजेस बनाने हैं तो राउटर डोम हमें लाजमी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश राउटर डैश डोम एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। रिएक्ट राउटर डोम हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हम अपने कुछ यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। हमें एक्स्ट्रा फाइल्स मिलती हैं ये सोर्स फोल्डर के अंदर, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर को ही डिलीट कर देते हैं और एक अपना नया सोर्स फोल्डर बना लेंगे। इधर रूट डायरेक्टरी पे आपने src के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना है और इसके अंदर हमें जो फाइल चाहिए होगी सिर्फ वही क्रिएट करेंगे। एक हमें चाहिए index.jsx, ये फ़ाइल चाहिए। इसके अंदर हमें कुछ इंपोर्ट करना है रिएक्ट से, तो इस तरह करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम, आपने करना है रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, एक हमें चाहिए app.js फाइल, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। उसको बाद में इंपोर्ट कर लेंगे app.jsx, ये हमारा आ जाएगा। इसको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे बना लेंगे। ठीक हो गया। और एक हमें अपनी मेन एंट्री पॉइंट जो CSS की फ़ाइल होती है वो चाहिए, तो वो होती है index.css। ये हमारी index.cs आ गई। ये दोनों फाइल्स को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो करेंगे इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे। ये हमारा ऐप आ गया। देन इंपोर्ट करेंगे index.css जो हमारी मेन फाइल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा index.css। अब इस ऐप को नीचे हमने रेंडर करवाना है, लेकिन हमने पेजेस के लिए भी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो उसी में से भी कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि सारा काम हम इकट्ठा ही कर लें। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ पर हम ले लेंगे रिएक्ट राउटर डोम में से ब्राउज़र राउटर, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। नीचे हम करेंगे रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट एंड देन यहाँ पर पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे रूट, ये रूट आ गया। एंड देन इसके ऊपर डॉट रेंडर मेथड आपने कॉल करना है। ठीक है, इसको कॉल करके इसके अंदर पास कर देना है ब्राउज़र राउटर एंड ब्राउज़र राउटर के अंदर हमने पास कर देना है अपना ऐप जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, ये हमारा ऐप आ गया इस तरह से। इसको सेव करते हैं। हमारे पेजेस भी यहाँ पे कन्फिगर हो गए हैं और हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ पे कन्फिगर हो गई है। ठीक है, जल्दी से इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर हमारे पास ऐप आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इस पर थोड़ा सा CSS में जो हमने प्री डिफाइन यहाँ पे CSS की सेटिंग करनी होती है उसको कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे मार्जिन 0 एंड देन पैडिंग भी हमें 0 चाहिए, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग चाहिए बॉर्डर बॉक्स। ठीक हो गया। बॉक्स शेडो नहीं चाहिए, बॉक्स साइजिंग चाहिए। यहाँ पर करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इस तरह से इसको सेव करवाते हैं। ये जो 3 लाइंस लिखी हैं इनका क्या फ़ायदा होगा अभी देख लेते हैं। ये देखें, ब्राउज़र मैंने ओपन किया है तो ये ऐप के टॉप और लेफ़्ट साइड पे पहले कुछ मार्जिन और पैडिंग आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, अब वो ख़त्म हो गया। ठीक है,
वो क्या होता है, ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट आपके सारे HTML एलिमेंट्स के ऊपर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन अप्लाई कर देता है, तो हमने उसको ओवरराइड करना होता है, ठीक है। उसी के लिए ये 3 लाइंस हमने लिखी हैं। बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देंगे, ज़रा अच्छा फ़ॉन्ट फैमिली है ये। और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देंगे इस तरह से। #F5 ये जो है ना बिल्कुल नियर टू वाइट है, लाइट ग्रे कलर हो जाएगा बॉडी का। ये देखें थोड़ा सा चेंज हो गया और हमारा फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये क्रिएट प्रोडक्ट वाला ये पेज क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करते हैं, इसके अंदर फील्ड डिफाइन करते हैं और उसके बाद डेटा को गेट करेंगे एंड देन अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में और इस सोर्स में आके यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स के नाम से। ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे, इसके अंदर सारे हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक हमारा कंपोनेंट आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX के नाम से। इसके अंदर हम सारा अपना ऐड प्रोडक्ट जो है ना उसका कोड लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। एक मेन CSS फाइल बना लेंगे और जितनी भी JSX फाइल्स हैं सब के अंदर वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक कर लेते हैं हम प्रोडक्ट डॉट CSS, इस तरह से कर लेंगे। अब या तो ये है कि इस प्रोडक्ट डॉट CSS को मैं उठा के हर एक JS फाइल के अंदर इंपोर्ट करूं, या फिर इसको एक ऐसी जगह पे इंपोर्ट कर लूं ताकि मुझे हर जगह पे इंपोर्ट ना करना पड़े, ये वहां पर पड़ी रहे और हर जगह खुद ही अप्लाई हो जाए। तो वो जगह कौन सी है, app.js में आएंगे, यहाँ पर इसको आके सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यहाँ पर आ जाएंगे, इसका पाथ दे देंगे, कंपोनेंट के अंदर है ये प्रोडक्ट डॉट CSS, ठीक हो गया। अब ये इस तरह करने से क्या होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट CSS फाइल जो है ना हर एक प्रोडक्ट वाले JSX फाइल में इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं सिंपली जो भी क्लासेस यहाँ पे डिफाइन करूँगा उनको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, इस डिव को यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्लास नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर मेन कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। और इसके अंदर कुछ रिटर्न करवा देते हैं। ब्राउज़र पे देख लेते हैं हमारे पास क्या आया है, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ब्राउज़र पे हमारे पास कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक ये सेव नहीं हो रही फाइल। आई थिंक इस फाइल को हमने इंपोर्ट नहीं किया, ऐप के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा तब जाके हमें कुछ ब्राउज़र पे चेंजेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट ऐड प्रोडक्ट, ये इस तरह से हमारे पास ऐड प्रोडक्ट आ जाएगा। और जल्दी से हम इसका पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम में से कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, तो उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पर करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम एंड इसके अंदर हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए। एक तो चाहिए हमें राउट्स जो एज आ हमारा पेरेंट होगा और एक हमें चाहिए राउट, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे, इस डिव को हटा देते हैं और यहाँ पर राउट्स को ऐसा यूज़ कर लेंगे हम। ये हमारा राउट्स आ गया, इसकी आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरह दोनों टैग्स ले लेने हैं। एंड देन यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे राउट, ईच राउट इज़ इक्वल टू 1 पेज, ठीक हो गया। अब हम जो पेज बनाने लगे हैं वो ऐड प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पर राउट आ जाएगा। अच्छा, ये रिएक्ट नहीं यूज़ करना, राउट को यूज़ करना है। इस राउट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब इस राउट के अंदर हमें 2 प्रॉप्स पास करने होते हैं। एक तो पाथ पास करना है, मतलब ये जो पेज आप बनाने जा रहे हैं उसका पाथ क्या है, तो इसका पाथ है /add/product या फिर /product कर लेते हैं। /product हो गया /add, ठीक हो गया। अब अगर इस पाथ पे कोई विज़िट करे तो उसको कौन सा कंपोनेंट नज़र आना चाहिए, तो यहाँ पर हम एलिमेंट के अंदर उस कंपोनेंट का नाम इस तरह से कॉल कर देंगे जैसे नॉर्मल हम JSX को कॉल करते हैं, ठीक हो गया। एलिमेंट के अंदर ऐड प्रोडक्ट हो गया और ये इसका पाथ आ गया। अब इस पाथ पे हम विज़िट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गए और यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन एंटर प्रेस किया। ये देखें इस पेज पे मेरे पास ये कुछ जो मैंने टेक्स्ट रिटर्न किया था वो आ गया। इसको देख लेते हैं, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना आगे मज़ीद जो भी हमारा पेज है वो बिल्ड करते हैं। वो कैसा है देख लेते हैं। ये हमारा पेज है, टॉप पे हमारे पास एक टाइटल आ रहा है, उसके बाद आइकन आ रहा है, देन हमारे पास ये फील्ड आ रही हैं कुछ 1 2 3 4 और 5 फील्ड्स हैं, ठीक हो गया। ये डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस पूरी अपनी डिव को एक फॉर्म टैग के अंदर ले लेते हैं। हम यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, ठीक हो गया। देन यहाँ पर डिव दे देंगे, ये हमारी मेन आ जाएगी। अब मेन के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, इसका क्लास नेम दे देते हैं हम फॉर्म अंडरस्कोर या फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर हेडर दे देते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर हेडर। ये इसके अंदर हमारा टाइटल आ जाएगा। एक पी टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट, इस तरह से ये टाइटल आ गया। नीचे एक और डिव ले लेते हैं, इसको क्लास नेम दे देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर कंटेनर, ये हमारा पूरा कंटेनर आ जाएगा। और इस कंटेनर के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, इसका क्लास नेम दे देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आइटम। अब ईच आइटम, ये जो ईच आइटम मैंने क्रिएट की है ये बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पर देखते हैं।
एक तो हमारे पास इसमें ये लेबल आएगा और एक ये इनपुट आएगी, ठीक हो गया। एक आइटम के अंदर ये दो चीज़ें आएंगी, नीचे एज इट इज़ हम आइटम्स को क्रिएट करते जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले हमने ले लेना है लेबल और यहाँ पर दे देंगे नेम, ये हमारी प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा। और एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट का टाइप हमने रखना है टेक्स्ट एंड इसका प्लेस होल्डर दे देंगे एंटर प्रोडक्ट और यहाँ पर आ जाएगा नेम, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक हो गया। नीचे आ जाएंगे, एक और डिव क्रिएट कर लेंगे, इसका भी क्लास नेम हमारा वही होगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आइटम होगा, ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये क्लास नेम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका भी अगेन हमें लेबल चाहिए, ये लेबल हो गया। यहाँ पर आ जाएगी प्राइस, ये प्राइस को मेरी गेट करने के लिए होगा। और एक इनपुट ले लेते हैं, ये इनपुट आ गया, इसका प्लेस होल्डर हो जाएगा प्राइस या फिर एंटर प्राइस हो जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। एंड इसका टाइप हमें चाहिए नंबर, यहाँ पर यूज़र नंबर एंटर करे, ठीक हो गया। एक और नीचे डिव ले लेते हैं, इसका भी क्लास नेम वही आएगा हमारा, ये यहाँ पर क्लास नेम पेस्ट कर दिया मैंने। एंड देन लेबल दे देते हैं, लेबल में आ जाएगा स्टॉक एंड इसका भी इनपुट चाहिए हमें, ये इनपुट आ गया। एंड देन इसका भी टाइप हम सेम वही नंबर ही रखेंगे क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली नंबर ही होने वाला है, ये भी रिक्वायर्ड है। और इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं हम एंटर स्टॉक, ये यहाँ पर ये हमारी 3 इनपुट्स बन चुकी हैं, एक नेम के लिए, एक प्राइस के लिए और एक हमारी बन चुकी है स्टॉक के लिए, ठीक है। नीचे एक और इनपुट हमें चाहिए, एक डिव चाहिए और इसका भी हम क्लास नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर आइटम ही रखेंगे। इसके अंदर एक लेबल देंगे और लेबल में हम डिफ़ाइन करेंगे इमेज को, ठीक हो गया। यहाँ पर इमेज आ जाएगी एंड देन यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं। अब इस इनपुट का टाइप हमने रखना है फाइल, क्योंकि अब हम इमेज चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉप आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़ोल्डर में आपके पास किस तरह की इमेजेस शो हों। अभी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर ये जो हमारा दूसरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक एक्सेप्ट प्रॉप लगाया हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी फ़ोल्डर ओपन होगा वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इमेजेस ही शो होंगी, कुछ और नहीं शो होगा, कुछ PDF फाइल नहीं शो होगी या कुछ वीडियोस शो नहीं होगी, ठीक हो गया। ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने एक्सेप्ट प्रॉप के अंदर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ image/png एंड image/jpeg, उसके बाद कर सकता हूँ image/jpg, ठीक हो गया। ये 3 मैंने एक्सटेंशंस दे दी हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस इनपुट पे क्लिक करूँगा तो जो भी फ़ोल्डर ओपन होगा उसके अंदर मुझे सिर्फ इमेजेस ही नज़र आएंगी, वीडियोस वगैरह नज़र नहीं आएंगी, ठीक हो गया। इसको प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लेस होल्डर होता है। नीचे आ जाएंगे, एक और डिव ले लेंगे, इसका भी वही हम क्लास नेम दे देंगे और लेबल यहाँ पर दे देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन दे देते हैं। डिटेल के नाम से एक लेबल दे दिया एंड यहाँ पर हमें चाहिए टेक्स्ट एरिया, क्योंकि डिटेल हमने यूज़र से गेट करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा टेक्स्ट एरिया उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको हम दे देंगे रोज़ हम इसकी कर देते हैं 5 एंड क्लास नेम देने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं डिटेल, इस तरह से कर देंगे एंड ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, ठीक हो गया। ये कुछ 4-5 फील्ड्स बन चुकी हैं। नीचे हमें एक बटन भी चाहिए तो बटन के लिए भी एक डिव ले लेते हैं, इसका भी क्लास नेम वही रखेंगे एंड देन इसके अंदर एक बटन टैग ले लेंगे। बटन टैग के अंदर हम कर लेंगे ऐड, उसके बाद कर लेंगे प्रोडक्ट, इस तरह से, ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या आता है। हमने ये सारी फील्ड्स वगैरह यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट नेम के लिए आ गया है, प्राइस के लिए आ गया, स्टॉक के लिए आ गया, इमेज के लिए आ गया और हमारी ये डिटेल के लिए आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं और इस तरह का इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे। सबसे पहले इस मेन डिव को लेते हैं, product.css में आके यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, टॉप कर देंगे 50%, लेफ़्ट कर देंगे 50%, ट्रांसफॉर्म करना है आपने ट्रांसलेट -50% एंड देन -50%, ये दरमियान में कोमा लगा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सेंटर में आ जाना चाहिए सारा कुछ, ये देखें सारा कुछ सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी विड्थ देनी है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और बॉर्डर रेडियस देना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, उसी CSS सिलेक्टर में रहेंगे, बैकग्राउंड कलर इसका कर देंगे वाइट, पैडिंग इसको दे देंगे 1 रैम, उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। विड्थ दे देते हैं 6
या 400 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं इसको। ठीक हो गया, अच्छा एक रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, अब हमने इन इनपुट्स के ऊपर थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करना है। इनको ये विड्थ इनकी 100% करनी है और कुछ इस तरह का इनका डिज़ाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पर आ जाएंगे product.jsx में। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट कंटेनर को लेंगे। ये कंटेनर हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, सिलेक्ट किया, यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसका, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर देंगे कॉलम। ठीक हो गया, गैप कर देंगे 0.8 रैम का, ताकि जो हमारी ईच आइटम है उसके दरमियान इतना गैप आ जाए। ये देखें, ये गैप आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लेबल और ये इनपुट को वर्टिकली डायरेक्शन में करना है। ठीक है, अगेन अपने फ्रंट एंड पे आ जाते हैं और इस ऐड product.jsx में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक डिव है। ठीक है, इसका क्लास नेम क्या है, product_item। इसको कॉपी करेंगे, इस product.css में आ जाएंगे, यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका भी हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी भी कॉलम कर देंगे, विड्थ इसकी 100% कर देंगे, गैप इसके दरमियान हमें नहीं चाहिए। अगेन देखते हैं हमारे पास, ये देखें वर्टिकली डायरेक्शन में हमारे पास हमारा फॉर्म बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। अब इस इनपुट पे काम करते हैं। हमारी कुछ इनपुट इस तरह से होनी चाहिए, अभी करंटली उस तरह से नहीं है। तो अगेन यहाँ पर CSS में ही आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो इनपुट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पैडिंग उसकी कर देंगे 0.6 रैम, आउटलाइन हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर, एंड बॉर्डर उसका कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड #CCC। ये ग्रे कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा उसके ऊपर। बॉर्डर रेडियस कर देंगे 4 पिक्सल का। ठीक हो गया, आप देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अगेन यहाँ पर आए तो ये देखें कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, इसका थोड़ी सी विड्थ कम है, विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। ये यहाँ पर विड्थ 400 है तो इसको 600 कर देते हैं। ठीक है, ये विड्थ भी इसकी ज़्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि जब मैं इस इनपुट के ऊपर फोकस करूं तो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे होता है, ये देखें बॉर्डर कलर ना चेंज हो रहा है, वैसे ही हमें कुछ यहाँ पर भी करवाना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, इसी को ही सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आइटम, इसके अंदर जो इनपुट है उसके ऊपर जब कोई सूडो सिलेक्टर, ये आपने फोकस ले लेना है। जब कोई फोकस करे तो बॉर्डर कलर हमारा चेंज होना चाहिए। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर कलर, एंड इसकी वैल्यू कुछ ब्लैक कलर दे देते हैं इस तरह से। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, जैसे मैं फोकस कर रहा हूँ मेरा बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, इस टेक्स्ट एरिया पे कुछ स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे और करते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है उसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, आउटलाइन इसके ऊपर भी हमें नहीं देनी, बॉर्डर वही चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड #CCC, एंड बॉर्डर रेडियस भी हमें चाहिए 4 पिक्सल का। ठीक हो गया, एंड पैडिंग भी हमें चाहिए 0.6 रैम की। देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है टेक्स्ट एरिया पे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट फैमिली हमें थोड़ी सी अजीब लग रही है। अगर यहाँ पर भी देखें तो वो वाली फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है। ठीक है, इसको भी हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी मेन index.css फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेंगे, इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली नहीं लेते, उनका अपना ही एक डिफ़ॉल्ट फैमिली होता है। तो यहाँ पर उसको ओवरराइड करना पड़ता है। फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट करेंगे तो वो फिर इनहेरिट कर लेगा, बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट कर लेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट है। ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसका ये रीसाइज़ ख़त्म करना है। अभी देखें ये यूज़र इसको जैसे मर्ज़ी घुमाता फिर हमने ऐसा यूज़र को अलाउ नहीं करना। यहाँ पर देखें तो वो रीसाइज़ नहीं होता, इसका भी रीसाइज़ ख़त्म करना है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऐड product.css फाइल में आ जाएंगे और ये ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट एरिया सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमने सिंपली करना है रीसाइज़ नन, एंड इसकी विड्थ हमने कर देनी है 100%, ताकि जो भी इसकी कंटेनर की विड्थ है पूरी ऑक्यूपाई कर ले। तो ये देखें अब ये रीसाइज़ नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया, अब हमने इस बटन पे काम करना है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो बटन है उसको सिलेक्ट कर लें, पैडिंग दे दें 0.6 रैम की, उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे दें, ये ब्लैक कलर दे देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं। ये कलर हमारे पास इसका वाइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये कुछ बटन बन गया है लेकिन ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। इसको देखें तो ये ब्लू कलर का है, हम इसको ब्लू कलर ही दे देते हैं। ये ब्लैक कलर बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर करते हैं ब्लू,
ये ब्लू सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है, यहाँ से हमें थोड़ा सा लाइट करना चाहिए, ठीक है। और इस बटन के ऊपर हमें आउटलाइन भी नहीं चाहिए और बॉर्डर भी नहीं चाहिए, एंड बॉर्डर रेडियस हमने 4 पिक्सल का देना है। उसके बाद कर्सर पॉइंटर इसका कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट है। ये देखें बटन हमारे पास कुछ बन गया है, ये हमारी रिक्वायर्ड फील्ड्स भी काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, इन एरोज़ को ख़त्म करना है। ये एरोज़ यहाँ पर नहीं होने चाहिए, अगर ये एरोज़ यहाँ पर होंगे तो यूज़र फिर कुछ भी यहाँ से ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये एरो नहीं है, वैसे भी यूज़र एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से भी ये अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पर भी हमने ख़त्म करने हैं। कैसे ख़त्म करेंगे? अगेन index.css फाइल में आ जाएंगे और जितनी भी हमारी इनपुट्स है ना, जिनका टाइप हमने नंबर रखा है, उनको सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इनपुट, उसके बाद ये आपने राउंडेड ब्रैकेट्स ले लेनी है, टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पर नंबर कर लेंगे। ये वो वाली सारी इनपुट सेलेक्ट हो जाएंगी जिनका टाइप होगा नंबर। यहाँ पर आपने करना है डैश वेबकिट डैश आउटर स्पिन बटन, इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन कॉमा देना है। अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनपुट और ये स्क्वायर ब्रैकेट दे के उसके बाद टाइप इज़ इक्वल टू अगेन कोट्स के अंदर आपने नंबर दे देना है, ठीक है। ये आ गया नंबर। अब यहाँ पर अगेन करेंगे हम सूडो सेलेक्टर ले लेंगे, डैश वेबकिट डैश इनर स्पिन बटन इस दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इनर स्पिन बटन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे डैश वेबकिट डैश अपीयरेंस, और अपीयरेंस इसकी आपने कर देनी है नन, मार्जिन कर देना है 0। इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पर एरोज़ आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें एरोज़ हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एरोज़ अब नहीं आ रहे। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, ये हेडर पे थोड़ा सा काम करते हैं, इसको यहाँ सेंटर में लेके आते हैं। तो अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, हेडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड product.jss में आके ये हमारा हेडर आ गया। यहाँ नीचे आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको देंगे पैडिंग टॉप टू बॉटम 1 रैम, लेफ़्ट टू राइट 0 करेंगे, एंड टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, बल्कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करते, डिस्प्ले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, एंड इसके अंदर एक पी टैग है, उस पी टैग को टारगेट करेंगे। उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 1.2 रैम, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसका कर देंगे कैपिटलाइज, इस तरह से कैपिटलाइज कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया। ये देखें ऐड प्रोडक्ट आ गया, ये नेम आ गया, प्राइस, स्टॉक और इमेज आ गया हमारे पास। ये जो लेबल्स हैं इनका हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज भी करना है और कलर भी चेंज करना है। अभी ये बड़े अजीब से लग रहे हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो लेबल है उसको टारगेट करेंगे, कलर इसका ग्रे कर देंगे, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कैपिटलाइज कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 पिक्सल कर देंगे, इस तरह से। ठीक हो गया। अब सेव करते हैं। अब देखें हमारे पास एक अच्छी लुक आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इन इनपुट्स की वैल्यूज़ को गेट करना है। गेट करके एक वेरिएबल में सेव करवाएंगे और फिर अपने बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जल्दी से इनपुट्स की वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। अगेन यहाँ फ्रंट एंड पे आ जाएंगे। अब हमने JSX फाइल में काम करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्टेट वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम प्रोडक्ट का डेटा सेव करवाएंगे, जो फॉर्म का डेटा सेव करवाएंगे। इसका नाम हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, एंड इसका यहाँ पर एक सेट फंक्शन भी ले लेते हैं, सेट प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी देंगे नेम, इनिशियल वैल्यू नन होगी। उसके बाद देंगे प्राइस, इसकी भी इनिशियल वैल्यू नन होगी। स्टॉक ले लेंगे, नन होगा। उसके बाद इमेज ले लेंगे, ये भी हमारे पास नन होगी। उसके बाद डिटेल ले लेंगे, ये भी हमारे पास नन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हर एक फील्ड के लिए अलग-अलग स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। आप अगर सारा काम एक ही स्टेट वेरिएबल से कर सकते हैं तो आपको अलग-अलग डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस कोड है, आपकी स्ट्रगल भी कम होगी, मेहनत भी कम लगेगी, और जो है ना काम भी जल्दी हो जाएगा आपका, अगर इस तरह से आप इसको करते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हमने एक ही स्टेट वेरिएबल के अंदर डिफ़ाइन कर ली हैं। अब नेक्स्ट देखें, हमने एक और यहाँ पर टेक्निक लगानी है। हमने ये नहीं करना कि एक एक फील्ड के लिए अलग-अलग ऑन चेंज फंक्शन बनाना है। हम एक ही ऑन चेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और वो सारी इनपुट से वैल्यूज़ गेट करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट चेंज के नाम से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आके एक तो हमें रिसीव हो जाता है इवेंट के साथ हमने एक टाइप वेरिएबल भी रिसीव कर लेना है। अब ये टाइप डिसाइड करेगा कि इस स्टेट वेरिएबल की कौन सी फील्ड अपडेट होनी चाहिए, ठीक है, ये टाइप डिफाइन करेगा। इवेंट भी हमें रिसीव हो जाएगा, टाइप भी हमें रिसीव हो जाएगा। इस प्रोडक्ट चेंज को नीचे लेके इस इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल करेंगे, ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर एक कॉल बैक इस तरह से फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे। इस फंक्शन के पैरामीटर में हमें इवेंट मिल जाएगा और यहाँ पर आके हम अपना जो प्रोडक्ट चेंज फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इवेंट पास करना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डायरेक्ट वैल्यू ही पास कर देते हैं, बजाय कि हम यहाँ पे जाके दोबारा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें, हम यहाँ से वैल्यू ही सेंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने टाइप भेजना है। अब मुझे पता है कि ये जो मेरी इनपुट है वो यूज़र से प्रोडक्ट का नेम गेट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं टाइप भेज सकता हूँ नेम, इस तरह से नेम मैंने भेज दिया, ठीक है। अब यही ऑन चेंज फंक्शन दूसरी इनपुट्स के ऊपर भी हम कॉल करवा सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ दूसरी पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर जो टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा प्राइस, ये प्राइस आ गया। एंड देन ये तीसरी इनपुट पे आ जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर जो टाइप है वो है स्टॉक, इस तरह से मैंने स्टॉक दे दिया। एंड देन ये मेरे पास चौथी इनपुट आ गई, यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट किया, लेकिन ये जो इनपुट है इसका टाइप है फाइल, ये फाइल है, ठीक है। तो इसकी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, इस तरह से फाइल्स आएगा। फाइल्स के अंदर जो 0 इंडेक्स पे फाइल है उसको गेट कर लेंगे और इसका जो टाइप है वो है इमेज, ठीक हो गया। एंड देन ये टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, यहाँ पर भी मैं वही पेस्ट करूँगा और इसका जो टाइप है वो मेरा हो जाएगा डिटेल, ठीक हो गया। अब देखें हमने एक ही फंक्शन बनाया है प्रोडक्ट चेंज, और वो सारी इनपुट्स के ऑन चेंज पे कॉल होगा। वो हमें उस इनपुट की वैल्यू भी दे रहा है और उस इनपुट की टाइप भी दे रहा है कि ये किस इनपुट पे अभी करंटली कॉल हो रहा है। इस टाइप बेस पे हम अपनी इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पर हमने सिंपली करना है सेट प्रोडक्ट एंड उसके बाद प्रीवियस प्रोडक्ट यहाँ से ले लेंगे। ये प्रीवियस प्रोडक्ट लेने के बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे कॉपी ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। एंड देन अब हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अपडेट करना चाहते हैं, नेम अपडेट करना चाहते हैं, प्राइस, स्टॉक, इमेज या डिटेल। यहाँ पर हमें वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेम अपडेट करना है तो नेम की जगह मैं उसकी वैल्यू इवेंट दे दूँगा। तो इस तरह क्या करना पड़ेगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ चेक लगाने पड़ेंगे। अगर मेरी टाइप इज़ इक्वल टू नेम है, फिर मेरा नेम अपडेट हो, टाइप इज़ इक्वल टू प्राइस है तो प्राइस अपडेट हो, तो वो कुछ डायनामिक नहीं रहेगा, मुझे 5-6 इफ़ चेक लगाने पड़ेंगे। इसको हम मज़ीद डायनामिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाते हैं। ये हमारा आ गया, एक फ़ंक्शन कीवर्ड से आपने बना लेना है, ठीक है। फंक्शन आ गया और इसका हम रख लेते हैं अपडेट प्रोडक्ट स्टेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या रिसीव करेगा, एक तो ये रिसीव करेगा वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, उसके बाद टाइप रिसीव करेगा, उसके बाद करेगा सेट प्रोडक्ट फंक्शन, ये 3 चीज़ें ये रिसीव करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रीवियस प्रोडक्ट ले लेंगे एंड देन इसको इस तरह से कॉल करेंगे। इसके अंदर हमने पास कर देना है कॉपी ऑफ, ये प्रीवियस प्रोडक्ट की कॉपी आ गई। एंड देन ये करली स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेनी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने टाइप पास कर देनी है और इस टाइप की वैल्यू क्या हो जो ऊपर वैल्यू हम पैरामीटर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेट वेरिएबल हमारा डायनामिकली खुद ही अपडेट होता रहेगा, हमें इफ़ चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट इस फंक्शन को ऊपर कॉल करना है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके इसको कॉल करूँगा। सबसे पहले मैंने इसको वैल्यू पास करनी है, वैल्यू मेरी इवेंट के अंदर है। देन मैंने यहाँ पर टाइप पास कर देना है। देन मैंने सेट प्रोडक्ट, इस तरह से सेट प्रोडक्ट का फंक्शन पास कर देना है, ठीक है। और बेहतर ये है कि इस फंक्शन को हम यहाँ से कट कर लें और यहाँ बॉटम पे आके इसको डिफ़ाइन कर लें, ठीक हो गया। हमारे इस कंपोनेंट से ज़रा ये आउटसोर्स हो जाएगा और यहाँ पर आके हमने इसको कॉल कर दिया, हमारे इस स्टेट वेरिएबल को ये यहाँ पर आके अपडेट कर देगा। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं जो हमारी इस प्रोडक्ट को सेंड करेगा। कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें इवेंट मिल जाएगा। इवेंट लाजमी है क्योंकि हमने फॉर्म को प्रिवेंट करवाना, सॉरी पेज को प्रिवेंट करवाना है रीलोड होने से। इवेंट डॉट प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर इस तरह से कॉल कर देंगे, ठीक है। और कॉन्सोल लॉग करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग प्रोडक्ट आ गया। इस सबमिट हैंडलर को फॉर्म के
ऑन सबमिट प्रॉप के अंदर जाके आपने इस तरह से कॉल कर देना है। कॉल नहीं करना, पॉइंट आउट कर देना, ये कॉल खुद ही करेगा जब कोई बटन के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। अब ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये कंसोल को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर आके कोई भी नाम दे दिया, प्राइस दे दी, स्टॉक दे दी, और कोई भी इमेज चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये एक इमेज मैंने चूज़ कर ली, ये यहाँ पे डिटेल दे दी, सेंड पे क्लिक किया। ये देखें मेरे पास मेरा स्टेट वेरिएबल एक्यूरेटली जो है ना वो फिल हो गया है। इमेज की जगह फ़ाइल आ गया है, और नेम की जगह, स्टॉक की जगह, प्राइस की जगह, हर चीज़ अपनी अपनी फील्ड में ही गई है, कहीं कुछ मिक्सअप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा ही हमने एक लेस कोड लिख के एक अच्छा हमने आउटपुट ले लिया है। अब इस यहाँ पर हमने इसको एसिंक करना है और जस्ट एक रिक्वेस्ट भेजनी है अपने बैकएंड पे, और ये प्रोडक्ट हमारी सेव हो जाएगी। तो जल्दी से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और अपनी इस प्रोडक्ट को सेव करवाते हैं। यहाँ पर हमने इसी फंक्शन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेना है। ट्राई कैच ब्लॉक लाजमी है, अगर कोई एरर आता है तो उसको console डॉट लॉग कर लेंगे हम, एरर डॉट मैसेज, इस तरह से हमें कंसोल में शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। कैसे भेजनी है? कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, एंड यहाँ पर मैं फेच का यूज़ करूँगा। अब फेच के अंदर सर्वर का यूआरएल पास करना है, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है। ये 5053 पे चल रहा है, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट को ऐड करने वाला पाथ है वो ये है /product/add यहाँ से मिल जाएगा, और /product हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पाथ बन जाएगा /product/add। हमने इस पर रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पे आएंगे http://localhost and 5053, ये सर्वर का यूआरएल आ गया, /product/add, ये हमारी API का एंड पॉइंट आ गया, /product/add, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने कोमा दे के नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे देना है। मेथड हमारा क्या होगा? इस रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पर हमने देनी है बॉडी। अब बॉडी हम यहाँ पर नॉर्मल बॉडी नहीं देनी, यहाँ पर फॉर्म डेटा देना है। उसकी वजह यह है कि हम एक इमेज भी रिसीव कर रहे हैं। अगर इमेज ना होती तो हम यहाँ पर json.stringify करके बॉडी पास कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बाइनरी डेटा भेजते हैं तो फिर आप नॉर्मल बॉडी नहीं भेजते, फॉर्म डेटा में उसको कन्वर्ट करके भेजते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे, ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज़ इक्वल टू न्यू, एंड यहाँ पर कर लेंगे फॉर्म डेटा, इसको कॉल करेंगे। अब फॉर्म डेटा के अंदर हमने ये सारा कुछ अपेंड करवाना है। कैसे करवाना है? फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नेम, उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्ट डॉट नेम, इस तरह से आ जाएगी। अब मैं सारे इसी तरह बनाता जाऊँगा, स्टॉक के लिए, प्राइस के लिए, इमेज के लिए, या फिर मेरे पास इसका एक और शॉर्ट एंड मेथड भी है। वो क्या है कि मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। वो फॉर लूप खुद ही सब कुछ अपेंड कर देगी, मेरा एक ही लाइन में कोड लिखा जाएगा, मुझे जो है ना कॉपी करने की या डुप्लीकेसी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे? फॉर यहाँ पर करेंगे लेट, यहाँ पर कुछ भी नाम ले लेते हैं, की इन, उसके बाद कर लेंगे प्रोडक्ट, की इन प्रोडक्ट आपने करना है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर लूप लगाते हैं तब आपने इन का यूज़ करना होता है, जब एरे के ऊपर लगाते हैं तब ऑफ का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के दरमियान आपने डिफरेंस क्लियर कट रखना है। यहाँ पर इसका ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हमने सिंपली करना है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करो। क्या अपेंड करो? यहाँ पर मैं दे देता हूँ की, ये मेरे पास की आ गई, एंड देन उसके बाद मुझे वैल्यू देनी है। तो वैल्यू मुझे कैसे देनी है? यहाँ पर ले लूँगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के ऊपर जो भी की है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये अपेंड हो जाएगा। एंड यहाँ पर सिंपली मुझे फॉर्म डेटा इस तरह से पास कर देना है, ठीक है। जो आपकी फॉर्म डेटा वाली रिक्वेस्ट होती है उसके हेडर नहीं पास करते, हेडर ब्राउज़र खुद ब खुद ही सेट कर लेगा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, एंड यहाँ पर मैं कर लूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये जेसन में कन्वर्ट हो गया। और इसको console डॉट लॉग करके देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट में एक्चुअल क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने कितना कम सा कोड लिख के अपनी ये रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है। हमें वो बार बार फॉर्म डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फॉर लूप लगाई है, फॉर लूप ने खुद ही हमें एक फॉर्म डेटा जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब हमने जस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स चेक करना है। ओके, तो ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और अपनी API को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ये उसकी प्राइस डाल दी, स्टॉक डाल दी,
यहाँ पे मैं कोई भी इमेज चूज़ कर लेता हूँ और ये उसकी डिटेल डाल दी। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे सर्वर ने हमें रिस्पांस दे दिया है, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू आ गया है, मतलब हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर हम सर्वर पे जाके देखें तो वहाँ पर भी इमेजेस फोल्डर के अंदर ये कुछ इमेजेस आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हमने अभी क्रिएट की है और कुछ एक दो जब हम APIs की टेस्टिंग कर रहे थे तब की क्रिएट हुई हैं, ये इमेजेस तब की भी हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मतलब हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो 100% क्रिएट हो रही है। हमारी ये जो API की इंटीग्रेशन है वो सही से इंटीग्रेट यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पर आप और जितना मर्जी लेवरेज कर लें, इसके ऊपर लोडिंग स्टेट लगा लें, कुछ एरर मैसेज को अच्छे से शो करवा लें, वो जैसे मर्ज़ी आप कर लें। लोडिंग स्टेट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगानी है। कॉन्स्ट यहाँ पर करेंगे, एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे लोडिंग एंड देन सेट लोडिंग इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू इसकी रहेगी फॉल्स। ठीक हो गया। अब जब हमने रिक्वेस्ट भेजनी है तब हमने कर देना है सेट लोडिंग ट्रू। अब ये ट्रू हो जाएगी और जब हमारे पास रिस्पांस आ जाएगा इसको अगेन हमने फॉल्स कर देना है, सेट लोडिंग फॉल्स होगी। ठीक हो गया। अब ये लोडिंग हमारी थोड़ी सी हेल्प करेगी, एक तो ये बटन को डिसेबल करने में करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देखें अभी यूज़र जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, लेकिन वो रिक्वेस्ट जाने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, 1 सेकंड लग सकता है, 2 सेकंड भी लग सकते हैं। अब उसी 2 सेकंड में यूज़र दोबारा भी इसके ऊपर क्लिक कर सकता है, लेकिन हम उससे दोबारा क्लिक करना अलाउ नहीं करेंगे जब तक पिछली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ना आ जाए, यूज़र इसके ऊपर दोबारा क्लिक ना कर सके। ठीक है, तो हमें उतने टाइम इसको डिसेबल रखना पड़ेगा। यहाँ पर डिसेबल इज़ इक्वल टू, अगर मैं लोडिंग में हूँ तो मेरा बटन डिसेबल रहे, एंड मैं इस टाइटल को भी चेंज कर सकता हूँ। ये ऐड प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ पर इसको डायनामिक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लोडिंग है तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ वेट, इस तरह से वेट कर लूँगा। अगर लोडिंग नहीं है तो मेरे पास ऐड प्रोडक्ट शो हो जाए। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अगेन कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ये मैंने प्राइस डाल दी, स्टॉक डाल दिया एंड यहाँ से कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं। ये इमेज आ गई, डिटेल आ गई। अब देखें वो जितना मैं लोडिंग स्टेट में रहा हूँ मेरे पास वेट आया है, चाहे वो कुछ मिली सेकेंड ही लगे हैं, लेकिन साइम टाइम होता है आपके 2 से 3 सेकंड भी लग जाते हैं। तो उस टाइम में यूज़र जो है ना इसके ऊपर बार बार हिट कर सकता है, हमने बार बार हिट करवाना नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऐड वाली हमारी API 100% काम कर रही है। अब नेक्स्ट हमने पेज बनाना है, इसी प्रोडक्ट को गेट करना है। जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैं एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है जो एज अ रेफरेंस लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, ये सेव प्रोडक्ट मैंने किया तो ये देखें दूसरे पेज पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ और ये टेबल के अंदर मेरे पास सारे प्रोडक्ट शो हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये वाला पेज बनाना है, ये प्रोडक्ट लिस्ट वाला। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे, कंपोनेंट्स के अंदर ही एक और फाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से .jsx एंड देन इसका एक कंपोनेंट बना लेंगे। जल्दी से इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे इंपोर्ट, यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, ये इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगी। नीचे आके इसका एक पेज बना लेते हैं, यहाँ इसका पाथ दे देंगे /product/list, ये इसका पाथ हो जाएगा और एलिमेंट इसका हो जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट। ये इस तरह से हमने इसका एक कंपोनेंट भी दे दिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट लिस्ट पे विज़िट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है ब्राउज़र पे। यहाँ पर जाते हैं ब्राउज़र पे एंड ऐड प्रोडक्ट की जगह कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। ठीक है, अब हमने इसका इस तरह से कुछ टेबल बनाना है। अगेन अब प्रोडक्ट लिस्ट पे थोड़ा सा काम करते हैं, इस कंपोनेंट में आ जाएंगे और हमें क्या चाहिए, CSS फाइल हमारी ऑलरेडी कन्फिगर है, जस्ट यहाँ पे हमने क्लासेस देनी है। क्लासेस इसको दे देते हैं product_list_main, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ नीचे आ जाते हैं। अच्छा, HTML स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम प्रोडक्ट को गेट कर लेते हैं, तब हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे उस डेटा को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और प्रोडक्ट्स को गेट करते हैं। एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स को सेव करवाएंगे। यहाँ पर कर लेते हैं प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, इनिशियल वैल्यू इसकी एक एम्प्टी एरे रहेगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ अफेक्ट हुक का एंड इसकी जो ये डिपेंडेंसीज एरे है उसको एम्प्टी ही रखना है। यूज़ अफेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना लेना है, गेट प्रोडक्ट के नाम से कर लेते हैं। गेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन को आपने एसिंक कर लेना है
एंड देन यहाँ पर फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेंगे इस तरह से। इस फंक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अगर कोई एरर आता है तो उसको console.log error डॉट मैसेज कर लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंसोल में आ जाएगा। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रिक्वेस्ट भेजते हैं const response इज़ इक्वल टू await एंड यहाँ पर हम लगा देंगे fetch अगेन सर्वर का URL http://localhost एंड यहाँ पर पास करेंगे 5053/product/list। ये हमारी API का एंड पॉइंट आ गया /product/list। ठीक हो गया। सेकंड पैरामीटर पास करना है, मेथड इसका रहेगा get। यहाँ पर मेथड में पास कर देते हैं get एंड हेडर्स पास करने हैं। सिंपल हेडर्स में हमारे पास आ जाएगा content डैश टाइप एंड यहाँ पर आ जाएगा application/json। इस तरह से ये हेडर आ गए। ठीक हो गया। और कोई यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी। गेट जो मेथड होता है उसकी ये दो चीज़ें ही होती हैं, एक हेडर होता है और एक इटसेल्फ मेथड होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, इसी रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। const result इज़ इक्वल टू await एंड यहाँ पर करेंगे response.json आपने इसके ऊपर कॉल करना है। ठीक है, और console.log में देख लेते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। इस तरह से इसको सेव करते हैं। नीचे आ जाना बॉटम पे और गेट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल कर देना है। ये जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है उसको यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउज़र में कंसोल में हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये एरर आ गया है 404 नॉट फाउंड। हमने ये जो API एंड पॉइंट दिया है ये कुछ इसमें कुछ गलती कर दी है। इसको देख लेते हैं इसकी क्या गलती हमने की है। http://localhost:5053/product/list URL हमारा ठीक है। एक दफ़ा देख लेते हैं, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो। सर्वर पे आके देख लेते हैं। उसको यहाँ पर है /list नहीं है, बेसिकली /get है। हमने गेट की जगह लिस्ट लगा दी, इसीलिए 404 आ गया। इसको गेट करेंगे, अगेन सेव किया और ये देखिए हमारे पास हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट आ चुकी है। इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक हो गया। और ईच प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्रिएटेड एट है, डिटेल है, इमेज है, नेम है, प्राइस है, स्टॉक है, अपडेटेड है और उसकी आईडी है। ठीक है, हमने क्या क्या शो करवाना है यहाँ पे देख लेते हैं। एक इमेज शो करवानी है, नेम है, उसका स्टॉक है, सेल प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है और उसके बाद ये कुछ एक्शंस हैं। हमने ये 5 से 6 फील्ड शो करवानी है। अब इस तरह का फॉर्मेट बेसिकली ये एक टेबल बना हुआ है, टेबल टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और फिर उसके अंदर ये सारा डेटा डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन अपने फ्रंट एंड पे आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। एक यहाँ पर एक छोटा सा चेक लगाते हैं, इफ़ रिज़ल्ट डॉट स्टेटस है। अगर रिज़ल्ट के अंदर स्टेटस है तो फिर क्या करें, सेट प्रोडक्ट कर दे रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट के अंदर एक लिस्ट है। यहाँ पर हम कंसोल में देखते हैं, ये देखें ये रिज़ल्ट है, ये हमारा पूरा रिज़ल्ट है और उसके अंदर ये एक लिस्ट एरे है। ठीक है, इस एरे को हमने अपने प्रोडक्ट्स जो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आके इसके ऊपर एक मैप मेथड कॉल करेंगे और फिर अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने टेबल का यूज़ करना है। ठीक है, अब एक कंपोनेंट हम और बना लेते हैं। वो कंपोनेंट कौन सा होगा, यहाँ से आपको देख के बताता हूँ। ये जो ईच आपकी रो है, यहाँ से ये जिसके अंदर एक प्रोडक्ट है, ये एक कंपोनेंट है बेसिकली इटसेल्फ, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं उतने कंपोनेंट्स हैं ये। तो एक कंपोनेंट हम ऐसा बनाते हैं जो एक सिंपल प्रोडक्ट को रेंडर करवाएगा और फिर उसी कंपोनेंट को हम मैप मेथड के अंदर यूज़ करके एरे को हम जो है ना टैकल कर लेंगे अच्छे से। अगेन यहाँ पर आते हैं, इसी कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर कर लेंगे सिंगल प्रोडक्ट के नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, सिंगल एंड यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट डॉट JSX। ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। इसको कंपोनेंट एज आ डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ इसके प्रॉप्स में हमें एक आइटम मिल जाएगी। ईच आइटम मतलब एक पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिव रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम टेबल यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें टेबल का रो जो टैग है वो चाहिए। ठीक हो गया, ये टेबल रो है TR। ठीक हो गया, ये टेबल रो कौन सा, यहाँ से देखते हैं, ये ईच जो रो है ये टेबल की एक रो है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ईच आइटम है ये टेबल डेटा है, TD टैग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल रो के अंदर डिफ़ाइन करेंगे एक TD हम ले लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले वाले TD के अंदर हमने इमेज शो करवाना है, फिर नेम है, फिर स्टॉक है, फिर सेल प्राइस है, इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ पर हम करते हैं आइटम
उसके बाद कर लेंगे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं सॉरी ये क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शनल चेनिंग होता है, ये आपने लाजमी लगा देना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट अभी यहाँ पर नहीं आती लेकिन कंपोनेंट पहले ही रेंडर हो जाता है, तो वहाँ पर फिर एरर आ जाता है। ठीक है, अगर हम ये ऑप्शनल चेनिंग लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट आए ना आए, ये कंपोनेंट चाहे हमारा जितनी मर्जी जल्दी रेंडर हो जाए, एरर नहीं आएगा हमारे पास। ये ऑप्शनल चेनिंग हमने लगाया है। ये प्रोडक्ट तभी चेक करेगा जब ये यहाँ पर आइटम आ जाएगी, तभी ये इसको कोड को आगे इस लाइन को रेंडर करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने करना है आइटम डॉट इमेज इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये इमेज है, ये बेसिकली एक हमने इमेज टैग के अंदर शो करवाना है, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसके अंदर ले लेंगे इमेज टैग एंड देन इसके सोर्स प्रॉप के अंदर हमने ये पास कर देना है। यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नीचे एक और टीडी ले लेंगे, इसके अंदर अगेन ऑप्शनल चेंज लगाना है, आइटम डॉट नेम आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे एक और टीडी ले लेंगे, इसके अंदर हमने शो करवाना है प्राइस, तो यहाँ पर कर जाएगा आइटम डॉट प्राइस आ जाएगा। एक और टीडी ले लेंगे, इसके अंदर करेंगे आइटम डॉट स्टॉक आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड देन एक और टीडी ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर हमने डेट शो करवानी, तो कैसे करेंगे, न्यू डेट ऑब्जेक्ट ले लेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। इसके अंदर पास करेंगे आइटम है डॉट क्रिएटेड एट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग आपने इसके ऊपर कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जिस डेट को भी जनरेट हुई होगी उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। लास्ट हमने क्या शो करवाना है, एक्शन शो करवाना है। यहाँ से देखें ये डेट आ गई, ये हमारा एक एक्शन वाला टैग है। ठीक है, अब एक्शन इटसेल्फ एक अपने आप में रो है, ये छोटी सी एक रो है और उसके अंदर 3 ये टीडीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले एक टीडी लेते हैं, कैपिटल में नहीं लेना, यहाँ पर हमारे पास टीडी आ जाएगा एंड इस टीडी के अंदर एक हमें टेबल रो चाहिए। अब इस टेबल रो के अंदर हमें 3 टीडी चाहिए। ये एक हमारा डिलीट के लिए हो जाएगा, ये प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। और ये हमारा प्रोडक्ट को व्यू करने के लिए हो जाएगा इस तरह से, ये व्यू हो गया। ये हमारे पास 3 एक्शंस भी आ गए हैं। अब देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या रिज़ल्ट आया। अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया। यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट में आके इसको इंपोर्ट करेंगे, टॉप पे आके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सिंगल प्रोडक्ट इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगी। और नीचे आके एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं और इस डिव के अंदर हमने मैप मेथड लगाना है। किसके ऊपर, प्रोडक्ट्स डॉट मैप इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हमें आइटम मिल जाती है और इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से हमने सिंपली रिटर्न करवा देना है सिंगल प्रोडक्ट को और इसके अंदर हमने आइटम पास कर देनी है जो हमें ये ऊपर पैरामीटर में रिसीव हो रही है और एक इसको की प्रॉप दे देना है, की के अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। सेव करते हैं। अब देखते हैं ब्राउज़र में हमारे पास क्या आता है। ये हमारा आ गया और ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज आ गई है और उसका दूसरा डेटा भी इधर साइड पे कहीं आ रहा है। ये स्क्रॉल करता हूँ तो ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा स्टाइल अप्लाई करते हैं और इसको इस हालत में लेके आते हैं। सबसे पहले ये इमेज को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही है। इमेज को कैसे कंट्रोल करना है, index.css फाइल में आएंगे, यहाँ पर आपने इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेना है, डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देना है एंड मैक्स विड्थ इसकी 100% कर देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये अपने कंटेनर से ओवरफ्लो नहीं करेगी। ये 2 लाइंस आप लिखेंगे तो कंटेनर से ओवरफ्लो नहीं करेगी। अब देखें ये स्क्रीन से ओवरफ्लो नहीं कर रही, पहले स्क्रीन पे यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ रहा था, अब स्क्रीन से ओवरफ्लो नहीं कर रही। अब मैं इसको जिस कंटेनर में भी डालूंगा उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी, वहाँ से भी ओवरफ्लो नहीं करेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएंगे अपने उसी product.css फाइल में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम करेंगे क्लास नेम, यहाँ पर कर लेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर, ये हमारी इमेज आ जाएगी एंड इस नेम के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं क्लास नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर, ये नेम आ जाएगा, ये प्राइस और स्टॉक आ जाएगा, इनको भी दे देते हैं क्लास नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस आ जाएगी एंड ये स्टॉक है। ये क्लासेस हम दे रहे हैं ताकि कुछ स्टाइल अप्लाई कर दें इसके ऊपर। यहाँ पर ये स्टॉक आ जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्टॉक आ गया एंड देन ये डेट हमारे पास आ जाएगी, इसको भी दे देते हैं क्लास नेम प्रोडक्ट अंडरस्कोर, यहाँ पर आ जाएगी डेट एंड नीचे हमारे पास ये एक्शंस है। एक्शंस को हम बाद में देखते हैं, पहले इनकी सेटिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट इमेज को ले लेंगे एंड product.css फाइल में आके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हाइट इसकी कर देंगे 52 पिक्सल एंड विड्थ भी इसकी कर देंगे 52 पिक्सल एंड ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। ठीक हो गया।
एंड बॉर्डर रेडियस भी इसको दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल का। नीचे आ जाएंगे, अगेन इसी को ही सिलेक्ट करना है और इसके अंदर जो इमेज टैग है उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी विड्थ कर देंगे 100%। इसका मतलब है कि जो इसके कंटेनर की हाइट एंड विड्थ है वो सारी ऑक्यूपाई कर ले। एंड ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कंटेन, इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए इमेज हमारी बिल्कुल छोटी हो चुकी है, ठीक है। कुछ इतनी छोटी नहीं हुई लेकिन छोटी हो चुकी है। इसको मज़ीद हम छोटा कर सकते हैं। ये जो 52 किया है इसको और कम करके 42 कर देते हैं। यहाँ से 10 पिक्सल और कम कर देंगे। जितना आपने एडजस्ट करना हुआ कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ी और छोटी हो गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में लेके आते हैं। ऊपर ये हेडर डिफ़ाइन करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, अपने product.jsx में आ जाएंगे और ये हमारा जो मेन डिव है इसको ले लेंगे। ये हमारा मेन डिव है, ठीक है। product.css में आके इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कर लेंगे वाइट। ये बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट हो गया। एंड देन इसकी मैक्सिमम विड्थ हम कर देंगे 660 पिक्सल कर देते हैं, इस तरह से, ठीक हो गया। एंड मार्जिन कर देते हैं 0 ऑटो, ताकि ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब देखते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। एंड मैक्सिमम विड्थ भी हमने इसको दे दी है, बल्कि इसकी मैक्सिमम विड्थ की बजाय इसकी फ़िक्स विड्थ कर देते हैं। फ़िक्स विड्थ हम 660 पिक्सल कर देते हैं, ये फ़िक्स होगी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इतनी एक विड्थ आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे और प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। ये जो सिंगल प्रोडक्ट है ये टेबल का एक रो है, सिर्फ एक रिकॉर्ड है। दूसरी टेबल की हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं दी। अब वो वाली कॉन्फ़िगरेशन देनी है, कैसे देनी है, इसको अगेन यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे टेबल टैग ले लेंगे। टेबल टैग के अंदर एक टेबल हेड का टैग ले लेंगे। इसके अंदर सारे हमारे हेडर आ जाएंगे। ये TH आ गया, हेडर बाद में डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल बॉडी आ जाएगी। अब टेबल बॉडी के अंदर हमारी ये ईच रो आनी चाहिए, ठीक हो गया। ये टेबल बॉडी आ गई और उसके अंदर ये एक एक रो आ गई। अब ये टेबल हेड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। उससे पहले देखते हैं ये टेबल हेड हमारा है किस तरह का। अगेन यहाँ पर आते हैं, ये देखें यहाँ पर इमेज है, नेम है, स्टॉक है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड एक्शन, ठीक हो गया। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट हमने देना है। इसको सबसे पहले एक रो में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल रो ले ली मैंने एंड देन ये टेबल हेड आ गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इमेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेम एंड देन हमारे पास आ जाएगी प्राइस, ये प्राइस आ गई। देन हमारे पास आ जाएगा स्टॉक, ये स्टॉक आ गया। एंड देन हमारे पास डेट आ जाएगी। डेट के बाद हमारे पास डिटेल भी आ जाएगी। डिटेल के बाद हमारे पास आ जाएंगे एक्शंस, ये एक्शंस आ गए, ठीक है। आई थिंक ये डिटेल वाला हमने इस सिंगल प्रोडक्ट में नहीं डिफ़ाइन किया। ये डेट है और डेट के बाद हमारे पास डिटेल आ रही है, तो डेट के बाद यहाँ पर डिटेल भी देनी है। एक और TD ले लेंगे और यहाँ पर करेंगे आइटम है डॉट डिटेल, उसकी शो करवा दो, ठीक हो गया। तो ये हमारे हेडर और हमारे रोज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे। ये हमारे पास TD आ गए हैं, सॉरी TH आ गए हैं और नीचे हमारी ये टेबल भी कन्फिगर हो गई है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखें कुछ टेबल अभी प्रॉपर नहीं बन गया है, लेकिन ये उसका नाम आ गया, प्राइस आ गई है, स्टॉक आ गया, डेट आ गई, डिटेल आ गई एंड ये हमारे तीनों एक्शंस आ गए हैं। अब टेबल को थोड़ा सा इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। अपनी index.css फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आके टेबल टैग को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने करना है विड्थ इसकी 100% कर देंगे, जो भी कंटेनर की विड्थ होगी पूरी ले ले। एंड यहाँ पर कर देना है बॉर्डर डैश कोलैप्स, कलर नहीं करना, कोलैप्स करने हैं, कोलैप्स। एंड देन यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कोलैप्स पास कर देनी है, इस तरह से, ठीक हो गया। एंड अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखें कुछ जो है ना टेबल अपना फॉर्मेट ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इस हेडर पे थोड़ा सा काम करते हैं, इसका ये बैकग्राउंड चेंज करते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमने करना है T हेड, एक हमारे पास टैग है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो ये वाला एंड पैडिंग दे दो, उसके ऊपर पैडिंग रहने देते हैं, बस बैकग्राउंड कलर देते हैं और बॉर्डर बॉटम देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड देते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर का दे देते हैं। ये हमारे पास एक बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर जितने भी TD एंड TH हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। पैडिंग दे देनी है 0.8 रैम की सब के ऊपर, इस तरह से ये पैडिंग दे दी। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा ये टॉप पे ये आ गया है एंड देन हमारे पास ये इनके दरमियान पैडिंग भी आ गई है, ठीक है। ये ओवरफ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर आते हैं
एंड ये जो TH है इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, TH आ गया हमारे पास, और यहाँ पर कर देंगे टेक्स्ट अलाइन करना है आपने लेफ़्ट साइड पे, ताकि इसके जितने भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए। ये देखें अब लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, लेकिन ये ओवरफ्लो अभी भी कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं। उसको मैंने सेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट की थी, ठीक हो गया। और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, ये बहुत कम है। यहाँ पर आते हैं और प्रोडक्ट डॉट CSS में आके ये जो हमने 660 पिक्सल दिए है ना, आई थिंक इसको हमें 1200 पिक्सल देना चाहिए, ताकि एक जो हमारा मिनी लैपटॉप होता है उतनी इसके पास विड्थ आ जाए, ठीक हो गया। वो ओवरफ्लो हमारा इसी वजह से कर रहा था क्योंकि हेडर हमारा बड़ा था और टेबल की विड्थ कम थी। ये इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, इनका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा कम करते हैं, और ये बैकग्राउंड कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क है, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे अगेन, ये हमारे पास index.css में है, ठीक है। ये TH एंड TD इनका कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, हम कर देते हैं 14 पिक्सल, ठीक हो गया। और ये जो हमने इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है टेबल हेड का, उसको चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा इसको नियर टू वाइट करते हैं इस तरह से। अब वो नियर टू वाइट हो गया है, और ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी कम हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करते हैं। ये नाम का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एंड देन ये प्राइस का करते हैं, डेट का चेंज करते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट डॉट CSS में आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास डेट आ गई, इसका कलर कर देंगे ग्रे, एंड ग्रे करके देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। ये देखिए हमारे पास इसका जो है ना कलर ग्रे हो चुका है। और जो नाम है उसकी टेक्स्ट जो है ना ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर जो नेम है उसका हमने करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। इस तरह से इसको भी सेव करवाते हैं, और ये हमारे पास कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक है। अब ये इमेज देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमने इसको 42 दिया हुआ था, तो इसको अगेन 52 कर देते हैं। आई थिंक 52 भी कम रहेगा, हमें और ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक हो गया। 52 हमारे पास ठीक हो गया। इमेज आ गई, नेम आ गया, प्राइस, स्टॉक, डेट, डिटेल एंड एक्शंस आ गए हमारे पास। अब ये एक्शंस की जगह हम आइकन भी लगा सकते हैं, मैंने सिंपल ये लिख दिया है। अगर आपने आइकन लगाने हैं तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है, और इन टेक्स्ट की जगह आपने सिंपली आइकन को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर आइकन्स वाले चक्कर में भी पड़ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आइकन नहीं यहाँ पे लगा रहा, आपको ये टेक्स्ट लगा के दिखा दिए। आपने सिंपली यहाँ पर आइकन लगा देने, इसमें कोई इतना बड़ा जो है ना मसले वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं। जब इस डिलीट आइकन पे मैं क्लिक करूं तो ये प्रोडक्ट मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे पास डिस्प्ले भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है। अब हमने इसको डिलीट करवाना है, अगेन उस पर काम करते हैं। फ्रंट एंड पे आ जाएंगे, ये सिंगल प्रोडक्ट के अंदर आपने आ जाना है, क्योंकि ये डिलीट वाला टैग हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट के अंदर एक फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर के नाम से आपने एक फ़ंक्शन बना लेना है। इसको एसिंक कर देंगे, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी ओपन कर देंगे, ठीक है। और इस डिलीट के ऑन क्लिक के ऊपर आपने डिलीट हैंडलर को इस तरह से कॉल कर देना है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो console डॉट लॉग कर लेंगे एरर डॉट मैसेज। इस तरह से ये हमारे पास एरर console में आ जाएगा, और यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, एंड फेच का यूज़ करेंगे। फेच के अंदर क्या पास करेंगे, http://localhost एंड 5053/product/delete। इस तरह से ये हमारा API का एंड पॉइंट आ गया, एंड यहाँ पर हमने मेथड पास करना है। मेथड हमारा क्या है, डिलीट है, ठीक हो गया। एंड हेडर्स पास करने हैं, हेडर्स हमारे क्या हैं, वही कंटेंट टाइप application/json हो गए, ये हेडर्स आ गए। कंटेंट डैश टाइप, और यहाँ पर दे देंगे application/json, ये इस तरह से हेडर्स आ गए। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्वेरी पैरामीटर भी भेजना है, प्रोडक्ट की आईडी भी भेजनी है जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेरी पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू और प्लस लगा के कॉन्कैटिनेट हम करना चाह रहे हैं, आइटम है डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये जो आइटम है ये हमारे पास ईच प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर एक अंडरस्कोर आईडी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट आईडी के अंदर वो सेव करवा दी है। मेथड डिलीट है, और ये कंटेंट टाइप दे दिया, हेडर दे दिए। यहाँ पर इसको जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, एंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड console डॉट लॉग कर लेते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट क्या चीज़ आती है, इस तरह से इसको सेव करते हैं। अब हमने डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करना है और देखना है कि हमारे पास console में क्या आता है।
यहाँ पर मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। ये कंसोल आ गया और ये मैंने डिलीट आइकन पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी मेरा यहाँ फ्रंट एंड से नहीं गया, बैक एंड से ये डिलीट हो चुका है, मेरे डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अब मेरे पास 3 रह गई हैं, वो चला गया, वो वाली प्रोडक्ट डिलीट हो गई है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा रियल टाइम भी करना था, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर आके देखूँ मैं इस प्रोडक्ट को अगर डिलीट करता हूँ तो देखें वो एक रियल टाइम फीलिंग है, वो फौरी मेरा यहाँ से चला गया, मुझे पेज रीलोड नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्रंट एंड का काम है, हम इसको भी कर लेते हैं। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पर। अब इस रिस्पॉन्स को चेक करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर कि मेरा प्रोडक्ट वाकई डिलीट हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं करूँगा रिज़ल्ट है डॉट, अगर रिज़ल्ट के अंदर स्टेटस ट्रू है तो उसका मतलब है मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है। अब प्रोडक्ट मेरा बैकएंड से तो डिलीट हो गया है, अब मैंने अपनी फ्रंट एंड की इस एरे को अपडेट करना है। ये जो प्रोडक्ट्स वाली एरे है इसको अपडेट करना है। इसको कैसे अपडेट करना है, सबसे पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा सिंगल प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स दे दूँगा एंड सेट प्रोडक्ट फंक्शन भी इसका देना पड़ेगा। यहाँ पर कर दूँगा सेट प्रोडक्ट्स, इस तरह से इसका फंक्शन भी दे दिया और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आके रिसीव कर लूँगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई एंड ये मेरे पास सेट प्रोडक्ट आ गई, सेट PRODUCTS प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अगर मेरे पास रिज़ल्ट सही है, स्टेटस ट्रू है, तो अब मैं अपनी एरे को अपडेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एरे की कॉपी बनाऊँगा, कॉन्स्ट कॉपी इज़ इक्वल टू, इसकी कॉपी कर लूँगा प्रोडक्ट्स की, ये मेरे पास कॉपी होगी, ठीक हो गया। अब मैंने इस कॉपी के ऊपर एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है स्प्लाइस, वो एरे को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। उसको यूज़ करके एरे के अंदर से कुछ जो है ना मैं ऑब्जेक्ट रिमूव भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। तो उसको कैसे करूँगा, कॉपी डॉट स्प्लाइस उसके ऊपर कॉल करूँगा। अब स्प्लाइस क्या लेता है कि मुझे इंडेक्स बताओ मैंने किस इंडेक्स पे जाके ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वो इंडेक्स भी बताना पड़ेगा, वो इंडेक्स हमें प्रोडक्ट लिस्ट से मिलेगा। यहाँ से हम इंडेक्स भी भेज देते हैं, ये इंडेक्स इज़ इक्वल टू, इंडेक्स हमारे पास ऊपर ये यहाँ पर है पैरामीटर में, तो हमने इंडेक्स भी भेज दिया और यहाँ पे आके उसको भी रिसीव कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास इंडेक्स आ गया और यहाँ पर आके सिंपली हमने इसके अंदर पास कर देना है। इस इंडेक्स पे जाके क्या कर दो, एक आइटम को डिलीट कर दो एंड देन यहाँ पर हम सेट प्रोडक्ट के अंदर कॉपी पास कर देंगे, तो वो हमारी प्रोडक्ट भी रियल टाइम में फ्रंट एंड से भी चली जाएगी। अगेन यहाँ पर आए, इसको रिफ़्रेश किया, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ये मैंने डिलीट पे क्लिक किया और ये देखें प्रोडक्ट मेरी फौरी जो है ना वो फ्रंट एंड से भी चली गई है और बैक एंड से भी डिलीट हो गई है। मुझे अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो वापस नहीं आएगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, ठीक हो गया। इसका मतलब है हमारा डिलीट वाला भी काम कर रहा है। अब हमने अपडेट वाले बटन पे काम करना है। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट एंट्री वाले फॉर्म पे चला जाऊँ और जितनी भी मेरी प्रोडक्ट एंट्री वाली फील्ड्स हैं वो रीफ़िल हो जाने चाहिए ऑटोमेटिक ही। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को अपने ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखें हम प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट अपडेट करने वाला काम है वो ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे जाके होना है क्योंकि वो फॉर्म वहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो इसी प्रोडक्ट को उठा के अपने ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके जाना है। अब वहाँ पर ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो हम रिएक्ट रिडक्स जो स्टोर एक लाइब्रेरी होती है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, उसमें आप स्टोर बना सकते हैं। एक तो हम वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि टेम्परेरी इसी प्रोडक्ट को लोकल स्टोरेज में सेव करवाएं और फिर उस पेज पे जाके उसको वहाँ पे गेट कर लें, ठीक है। यहाँ पर हम रिडक्स वाले चक्कर में नहीं पड़ते, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं रिडक्स के ऊपर और वहाँ आपको डिटेल में समझाऊंगा वो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अपने इसी कंपोनेंट के अंदर ही रहेंगे सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पर एक और जो है ना फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या करे, जब इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो कॉल हो जाए, ठीक है। और जब वो कॉल हो तो वो क्या करे, एक तो यूज़र को ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दे और दूसरा उसी प्रोडक्ट को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव भी करवा दे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट हैंडलर कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से एरो फंक्शन बना लेंगे और ऑन क्लिक के ऊपर, अपडेट के ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन यहाँ से पास कर देंगे, ऑन क्लिक, एंड यहाँ पर ये फंक्शन हमने पास कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो यूज़र को नेविगेट करवाना है
और एक इस आइटम को हमें लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। नेविगेशन के लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम में से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ से हमें एक हुक मिलेगी यूज़ नेविगेट। ठीक हो गया, इस हुक को यूज़ करके हम यूज़र को नेविगेट करवाएंगे। यहाँ पर आके इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, इस तरह से आ जाएगी, और नीचे आके यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे। यूज़र को कैसे नेविगेट करवाना है, इसको कॉल करना है और इसके अंदर पाथ पास कर देना है। जिस पेज पे भी आपने यूज़र को नेविगेट करवाना है उसका पाथ यहाँ पे पास कर देना है। पाथ हमारा क्या है, /product/add, लेकिन उससे पहले हमें लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा भी सेव करवाना है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर दे देंगे प्रोडक्ट उसके वेरिएबल का नेम, और उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में करके हमने अपनी आइटम को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव भी करवा देना है। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें एक तो प्रोडक्ट वाले पेज पे में आ गया, ऐड प्रोडक्ट वाले, और देखते हैं हमारे पास लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट आया या नहीं आया। ये एप्लीकेशन को ओपन किया एंड यहाँ पर आके देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये लोकल उसको ओपन किया और ये देखें एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब इस पेज पे आ गया हूँ मैं, यही प्रोडक्ट को निकाल के इस फील्ड्स के अंदर डाल दूँगा, इन फील्ड्स के अंदर, तो मेरा ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने काम करना है ऐड प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएंगे ऐड प्रोडक्ट वाले, ये हमारा आ गया ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आके सबसे पहले तो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर वो प्रोडक्ट निकालनी है। कैसे निकालनी, यहाँ टॉप पे आ जाएंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, एंड यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने एक ये एम्प्टी डिपेंडेंसीज दे देनी है। ठीक है, यहाँ पर आके प्रोडक्ट को निकालेंगे, कॉस्ट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर हमने डिफ़ाइन कर रखा है, तो यहाँ पर करेंगे लोकल प्रोडक्ट, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमें लोकल स्टोरेज से मिल जाएगा। यहाँ पर आके उसको हमने जेसन में भी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, कॉस्ट पार्स्ड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू लोकल प्रोडक्ट, या सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर हमने पास कर देना है लोकल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट हमने लोकल स्टोरेज से लिया, ये जेसन डॉट पार्स के अंदर पास कर दिया, तो ये हमारा पास्ड हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर इस डिपेंडेंसीज़ के एरे में हम पास कर सकते हैं हमारा पार्स प्रोडक्ट आपने पास करना है। ठीक है, जब हमारे पास पार्स प्रोडक्ट आ जाएगा तब हमारा यूज़ इफेक्ट ये दोबारा चलेगा। अब क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस प्रोडक्ट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, अगेन हम एक फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ करेंगे, फॉर के अंदर हम करेंगे लेट की इन, यहाँ पर इन करेंगे हम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के अंदर की हैं उसी की बेस पे ही हम अपने इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, अगेन उसी अपडेट प्रोडक्ट स्टेट फंक्शन को कॉल करेंगे जो नीचे हमने डिफ़ाइन किया था, नीचे बॉटम पे हमने एक फंक्शन ये डिफ़ाइन किया है, इसी को ही कॉल करेंगे। ठीक है, यही हमारा सारा काम करेगा। यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले हमने पास करनी है वैल्यू। वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, पार्स प्रोडक्ट के अंदर जो की है वो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू आ गई। देन हमने टाइप देनी है यहाँ पर, तो टाइप हमें सिंपली ये की से मिल जाएगी, ये की इटसेल्फ हमारी टाइप ही है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमें सेट प्रोडक्ट अपना फंक्शन देना है। ठीक है, ये सेट प्रोडक्ट हो गया, तो ये अपडेट फंक्शन क्या है, ये हमारी इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर देगा, लोकल स्टोरेज से जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो इसके अंदर रीफ़िल कर देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये सारा रीफिलिंग वाला काम हो गया। सिंपली हमने क्या करना है, इसी प्रोडक्ट को उठा के इन इनपुट्स की वैल्यू प्रॉप के अंदर पास कर देना। यहाँ पर करेंगे पास वैल्यू प्रोडक्ट डॉट नेम, यहाँ पे आ जाएगा उसका, एंड नीचे आ जाएंगे ये हमारी प्राइस वाला है तो इसका वैल्यू करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस आ जाएगा, एंड ये हमारी तीसरी इनपुट आ गई स्टॉक वाली, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया स्टॉक। ठीक हो गया, एंड ये जो हमारी इमेज वाली है इसके अंदर वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर शो नहीं होने वाली, तो इसकी पास करते हैं टेक्स्ट एरिया की। यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट डॉट डिटेल, इस तरह से ये इसकी डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें मेरे पास वैल्यूज़ जो है ना वो रीफ़िल हो चुकी हैं। इसको लोकल स्टोरेज को बंद कर देते हैं, एक दफ़ा पीछे आते हैं।
ये वाला प्रोडक्ट है, मैंने अपडेट के क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास रीफ़िल हो चुका है। ठीक हो गया, मेरे पास वही सारा प्रोडक्ट आके इन फील्ड्स में सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने चेंज करना है यहाँ पे आके उसको चेंज करूँ और अगेन जो है ना अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो वो मेरा प्रोडक्ट जो है ना अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अभी करंटली आई थिंक यहाँ पे इशू आ रहा है। देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना तो वो टाइप हो रहा है मेरा, लेकिन फौरी वो रिवर्स हो रहा है। हमने कुछ यहाँ पे फ्रंट एंड पे कुछ इशू किया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली जब हम टाइप करते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट चेंज वाला फंक्शन चलता है। ठीक है, यहाँ पे आके वो इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है। अब आपको पता है जब रिएक्ट में स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो पूरा कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होता है। अब क्या हो रहा है कि जब ये ऑन चेंज फंक्शन चलता है तो ये स्टेट वेरिएबल अपडेट हो रहा है। स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो दोबारा से कंपोनेंट री रेंडर होता है, वो लोकल स्टोरेज से दोबारा से प्रोडक्ट को निकालता है। लोकल स्टोरेज से प्रोडक्ट को निकालता है तो ये यूज़ इफेक्ट चल जाता है। तो वो एक इनफिनाइट लूप चल गई। हमने क्या करना है, सिंपली इस पार्स प्रोडक्ट को उठा के इस यूज़ इफेक्ट के अंदर ले आना है। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पर पार्स प्रोडक्ट दिया है इसको हमने लोकल प्रोडक्ट दे देना इस तरह से। ये यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट दे दिया, इसको सेव करवाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ये देखें, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो मेरा टाइप भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। इनफिनाइट लूप से हम बाहर आ गए हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह से छोटा सा चेंज हमने करना था। लेकिन अभी देखें, अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोडक्ट मेरी अपडेट नहीं होगी, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जो एपीआई हमारी कॉल हो रही है यहाँ पर, ये एपीआई कॉल हो रही है उस बटन के क्लिक पर, वो क्या हो रही है, वो प्रोडक्ट को ऐड करने वाली एपीआई हो रही है, प्रोडक्ट को अपडेट करने वाली एपीआई कॉल नहीं हो रही। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा चेक लगाना है, इफ़ चेक लगाना है। चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पिछला प्रोडक्ट है तब जाके हमारी मतलब अपडेट वाली एपीआई कॉल हो। अगर हमारे पास कुछ लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट नहीं है तब जाके हमारी ऐड प्रोडक्ट वाली एपीआई कॉल हो। ठीक हो गया, तो चेक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये डबल कोट्स को हटा के टेम्पलेट्स लिटरल ले लेंगे। ये जो आपकी एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे होती हैं ये ले लेनी है। ठीक है, एंड देन यहाँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऐड के बाद हम यहाँ पर चेक लगाएंगे। चेक कैसे लगाएंगे, डॉलर साइन लेके ये करली ब्रैकेट्स ले लेंगे। अब चेक हमने यहाँ पर कैसे लगाना है, बेसिकली हमारे पास एक हेल्पर होना चाहिए जो हमें बताए कि अभी करंटली जो हमारी स्टेट है वो अपडेट वाली है या न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने वाली है। ठीक है, तो हेल्पर के लिए हम एक यहाँ पर और स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट कोई भी नाम ले लेते हैं, इज़ अपडेट करके नाम ले लेते हैं, इज़ अपडेट एंड सेट इज़ अपडेट इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट ले लेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसकी फॉल्स कर देंगे। अब ये हमें बताएगा कि करंटली यूज़र प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहा है या एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, ये हमें हेल्पर बताएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर, यहाँ पर आके हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे सेट, सबसे पहले चेक लगाएंगे इफ़ अगर तो हमारे पास पार्स प्रोडक्ट है तब हमने क्या कर देना है, सेट इज़ अपडेट को ट्रू कर देना है। अब ये पास प्रोडक्ट क्या है, ये लोकल स्टोरेज से प्रोडक्ट आ रहा है। अगर तो हमारे पास वो है तो फिर सेट प्रोडक्ट को ट्रू कर, सेट इज़ अपडेट को ट्रू कर दो। मतलब अब यूज़र जो है ना वो प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहा है। अब नीचे आके हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, इज़ अपडेट। अगर तो इज़ अपडेट है तो फिर क्या हो जाए, फिर यहाँ पर हो जाना चाहिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, इस तरह से हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, हमारा ये ऐड वाला ही चलना चाहिए, ये वाला जो ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे बाहर से और इस करली ब्रैकेट के अंदर आके इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है, ये पीछे वाला हमारा सेम ही रहेगा। हमने सिर्फ ये अपडेट और स्लैश ऐड इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर तो इस अपडेट है तब एंड पे अपडेट लग जाए, अदरवाइज़ ऐड लग जाए। ठीक हो गया। अब अगर अपडेट है तो हमने क्वेरी पैरामीटर भी भेजना है, उस प्रोडक्ट की आईडी भी भेजनी है। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू एंड इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। अब प्रोडक्ट आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आईडी हमें यहाँ से मिलेगी। ये पास्ट प्रोडक्ट के अंदर एक आईडी भी है, तो हम यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी भी सेव करवा सकते हैं। कॉस्ट प्रो आईडी एंड सेट प्रो आईडी इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट, इस तरह से कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू इसकी हम नल कर देते हैं, ये इनिशियल वैल्यू नल होगी। और यहाँ पर आ जाएंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर और यहाँ पर आके कर देंगे सेट, फॉर लूप से बाहर आ जाना। ठीक है, यहाँ पर करेंगे सेट
प्रो आईडी और ये हमें मिल जाएगी पार्स प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये हमें इस तरह से प्रोडक्ट आईडी भी मिल जाएगी और यहाँ पर आगे सिंपली हमने प्रो आईडी साथ कॉन्कैटिनेट कर देनी है, तो ये हमारी प्रोडक्ट की आईडी भी चली जाएगी। स्लैश अपडेट, उसके बाद क्वेरी पैरामीटर आ गया, प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू ये प्रोडक्ट आईडी आ गई। यहाँ पर हमने मेथड पे भी लगाना है, अगर हमारे पास इज़ अपडेट है तब हमारा मेथड पुट हो जाए, अदरवाइज़ हमारा मेथड क्या रहे, पोस्ट ही रहे। ठीक हो गया, ये हो गया। और बॉडी के अंदर अगेन हमारा वही फॉर्म डेटा सेम का सेम ही जाएगा। नीचे आ जाएंगे, इस बटन पे भी हमने इसका टाइटल भी चेंज करना है। ये वेट तो हमारा वैसे ही रहेगा, लेकिन ऐड एंड ये अपडेट यहाँ पे आके हमने डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे हम करेंगे, अगर हमारे पास इज़ अपडेट है तब हमारे पास क्या आ जाए, अपडेट आ जाए, अदरवाइज़ हमारे पास ये चीज़ आ जाए। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर हमारे पास लोडिंग है तो वेट आ जाए, अदरवाइज़ हमारा ये दूसरा चल जाए। लेकिन यहाँ पर ये एरर आ गया है, उसकी वजह ये है कि हमने ये कर्ली ब्रैकेट कुछ एक्स्ट्रा ही लगा दिया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर हमारे पास लोडिंग है तो वेट आ जाए, अदरवाइज़ हमारे पास अपडेट है तो अपडेट आ जाए, अदरवाइज वरना हमारे पास ऐड प्रोडक्ट आ जाए। ठीक हो गया, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें मेरे पास अब अपडेट का टाइटल आ रहा है, क्योंकि अब करंटली मैं प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी प्राइस चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 42 कर दी मैंने, अपडेट पे क्लिक किया, अब प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो गया है। देखते हैं हमारे पास लिस्ट में क्या आया है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश लिस्ट पे जाके देखते हैं। तो ये देखें प्रोडक्ट मेरे पास जो प्राइस है वो 42 आ चुका है। ठीक हो गया, हमने नेविगेशन वाला काम नहीं किया, यहाँ पे नेविगेशन वाला काम भी कर लेते हैं। ये हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है। यहाँ पर एक चेक लगाएंगे, इफ़ रिज़ल्ट चेक लगाएंगे यहाँ पर, इफ़ रिज़ल्ट, अगर हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर स्टेटस ट्रू है तब हमने यूज़र को नेविगेट कर देना है प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे। नेविगेशन के लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम में से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम एंड यूज़ नेविगेट हुक ले लेंगे और यहाँ पर आके उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, इस तरह से कॉल कर देंगे और इस नेविगेट वेरिएबल को यहाँ पर आके यूज़ कर लेंगे। नेविगेट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश लिस्ट, इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक हो गया, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें इसकी प्राइस 42 है। अगेन अपडेट पे क्लिक किया, इसकी प्राइस मैंने 420 कर दी और ये अपडेट पे क्लिक किया, जैसे ही मेरी प्रोडक्ट अपडेट हुई है मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये प्राइस भी चेंज हो गई है। ठीक है, इसका इमेज चेंज करके देखते हैं इमेज चेंज होता है या नहीं होता। यहाँ पे आता हूँ, मैं एक न्यू इमेज ले लेता हूँ। ये रेड कलर का हेडफोन ले लिया, अपडेट पे क्लिक किया और ये देखिए मेरे पास इमेज भी चेंज हो रहा है। मतलब हमारा अपडेट वाला भी चल रहा है, डिलीट वाला भी चल रहा है। अब सिंपली हमने एक व्यू वाली एपीआई को कॉन्फ़िगर करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। जब इस पे यूज़र करे तो एक प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो जाना चाहिए और वहाँ पर आके हमारा सिंपल जो है ना प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए। जैसे यहाँ पे आके इसको देख लेते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक प्रोडक्ट डिटेल ओपन हो रहा है, डिटेल पेज, और वहाँ पे आके मेरा प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो जल्दी से अपना ये वाला पेज बना लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे अपने फ्रंट एंड पे और कंपोनेंट्स के अंदर एक और पेज बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। प्रोडक्ट डॉट डिटेल JSX हो जाएगा और जल्दी से इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको ऐप डॉट JSX के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पर उसका नाम दे देंगे प्रोडक्ट डिटेल, इस तरह से आ जाएगा। और नीचे आके राउट के अंदर इसको एज अ पेज कर देते हैं। इसका पाथ हो जाएगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल, इस तरह से ये इसका पाथ हो गया। एलिमेंट के अंदर हमने पास कर देना है प्रोडक्ट डिटेल, इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। जब कोई इस पेज पे विज़िट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। स्लैश लिस्ट को हटा के प्रोडक्ट डिटेल करते हैं और ये देखें प्रोडक्ट डिटेल आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सेंटर पे लेके आते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल पे आ गए और इसी के ऊपर भी हम एक क्लास अप्लाई कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारी सेंटर में है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर मेन अगर हम देखेंगे तो ये इस क्लास के ऊपर कुछ सेंटर करने वाला हमारा स्टाइल अप्लाई हुआ है। ये कहाँ पे है, ऐड प्रोडक्ट के अंदर है। यहाँ पर आके देखते हैं, ये देखें प्रोडक्ट अंडरस्कोर मेन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टाइल हमने अप्लाई कर रखा है, तो वो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ये इसको सेंटर में ले आएगा। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब सेंटर पे आके हमने सिंपली प्रोडक्ट का इमेज शो करवाना है और उसका नाम और बाकी कुछ फील्ड शो करवानी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले करना ये है कि देखें यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक तो मैंने यूज़र को प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे नेविगेट करना है
और साथ ही मुझे ये क्वेरी पैरामीटर में इस प्रोडक्ट की आईडी भी भेजनी है। देखें जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, एक तो मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गया और साथ ये प्रोडक्ट आईडी भी मैंने भेजी है। अब यहाँ से प्रोडक्ट आईडी मैं गेट करता हूँ, बैकएंड पे भेजता हूँ, बैकएंड से मुझे प्रोडक्ट आ रही है और फिर उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला काम हमने करना है। अगेन सिंगल प्रोडक्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आके एक और हैंडलर बना लेंगे, कॉस्ट डिटेल नेविगेट, इस तरह से कुछ कर लेते हैं, डिटेल नेविगेट इस तरह से इसका कर लेंगे। एंड इसको एरो फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर हमने यूज़र को करना है नेविगेट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिटेल पेज पे, एंड क्वेरी पैरामीटर के अंदर हमने दे देनी है प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू प्लस कर देना है हमने आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से एक तो यूज़र इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और क्वेरी पैरामीटर में अपने साथ प्रोडक्ट की आईडी भी ले जाएगा। इसको सिंपली हमने यहाँ से कॉपी करके व्यू वाले ऑन क्लिक के अंदर इस तरह से पास कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर आए और ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। ये मैंने व्यू पे क्लिक किया, ये देखें प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गया और साथ मुझे क्वेरी पैरामीटर के अंदर उसकी आईडी भी मिल गई है। अब मुझे यूआरएल से ये आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है। अगेन मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर, सबसे पहले आईडी को एक्सट्रैक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, कॉस्ट पैरम्स इज़ इक्वल टू न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, इनको आपने कॉल करना है। इसके अंदर करेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, इस तरह से करेंगे। एंड देन कॉस्ट आईडी इज़ इक्वल टू पैरम्स डॉट गेट, एंड गेट के अंदर हमने पास कर देना है प्रोडक्ट आईडी। ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं हमारे पास आईडी आई है या नहीं आई। ये कंसोल डॉट लॉग मैंने किया और यहाँ इंस्पेक्ट ओपन करते हैं। कंसोल के अंदर ये देखें प्रोडक्ट आईडी आ गई है। ठीक है, अब इसी आईडी को यूज़ करके बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है और वहाँ से सिंपली एक प्रोडक्ट को गेट कर लेना है। यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे इसका यूज़ इफेक्ट का, एंड देन डिपेंडेंसीज़ में यहाँ पे हमने आईडी पास कर देनी है। ठीक है, जब जब हमारी आईडी चेंज होती रहेगी तब तब हमारा ये यूज़ इफेक्ट चलता रहेगा। यहाँ पर करेंगे कॉस्ट गेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, इसको एसिंग कर लेंगे एंड देन इसके फंक्शन के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, इस तरह से उसको कंसोल में कर लेंगे। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, कॉस्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, एंड यहाँ पर फेच लगाएंगे। ये फेच आ गया और यहाँ पर करना है http://localhost एंड 5053/ प्रोडक्ट स्लैश सिंगल। आई थिंक देख लेते हैं हमारे सर्वर पे क्या इसका यूआरएल पाथ बनता है। यहाँ पर मैंने इसको किया और स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सिंगल है। ठीक हो गया, ये पाथ हमारा सही है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सिंगल। लेकिन क्वेरी पैरामीटर प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू, हमने प्रोडक्ट आईडी भी भेजनी है। तो आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, वो ऊपर हमारे पास ऑलरेडी आईडी एक पड़ी हुई है जो हम यूआरएल से ले रहे हैं। ठीक है, देन इसका मेथड भेजेंगे हम, मेथड हमारा गेट होगा। उसके बाद हमने हेडर्स भेजने हैं, ये हेडर्स आ जाएंगे। हेडर्स में हमने भेज देना है कंटेंट डैश टाइप, एंड यहाँ पर हमने भेज देना है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये इस तरह से हेडर चले गए। नीचे आ जाएंगे, रिस्पॉन्स को जो है ना जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके ऊपर कॉल करेंगे और कंसोल डॉट लॉग देख लेते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या चीज़ आती है। इस तरह से इसको सेव करते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आके गेट प्रोडक्ट को कॉल कर देंगे। ये हमने कॉल कर दिया, इस एपीआई पे हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। कंसोल में देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, प्रॉमिस आ गया, हमने कहीं पे अवेट यूज़ नहीं किया। प्रॉमिस आ गया हमारे पास पेंडिंग, कहीं पे हमने अवेट नहीं लगाया। वो कहाँ पर नहीं लगाया देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और ये रिस्पॉन्स से पहले हमने अवेट नहीं लगाया, यहाँ पर हमने अवेट लगाना है। ये अवेट आ गया, अब जाके ये जेसन में कन्वर्ट होगा। अब देखते हैं, तो ये देखें हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आ चुका है। जो आईडी हमने भेजी थी, ये आईडी देखें 138 है, ये भी 138 है लास्ट पे। तो इसी आईडी के अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। अब इसका इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं और इसकी बाकी फील्ड्स को डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर इस प्रोडक्ट को सेव करवाते हैं। प्रोडक्ट एंड सेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू, इसकी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर चेक लगाएंगे, इफ़
रिज़ल्ट डॉट स्टेटस है तब वो क्या हो, सेट प्रोडक्ट के अंदर हो जाए रिज़ल्ट है डॉट, अब देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, रिज़ल्ट के अंदर एक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमने अटैच कर देनी है। ठीक हो गया, तो ये स्टेट वेरिएबल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। अब इसी प्रोडक्ट को यहाँ नीचे हम यूज़ करते हैं, इसको हटा देंगे और यहाँ पर एक और डिव ले लेंगे। ये हमारा डिव आ गया, इसके अंदर एक img टैग ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोडक्ट का इमेज देंगे, प्रोडक्ट है डॉट उसका इमेज दे दो, इस तरह से सोर्स में इमेज दे दिया हमने। ठीक हो गया, नीचे आ जाएंगे एक और डिव ले लेंगे और इसके अंदर स्पैन ले लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेंगे प्रोडक्ट है डॉट नेम दे दो उसका, ये नेम आ गया एंड यहाँ पर उसकी प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर उसकी स्टॉक दे देते हैं। और भी जितनी आपने फील्ड्स शो करवानी हो वो करवा लीजिएगा, वो कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। मेन यही चीज़ थी कि प्रोडक्ट को गेट करना है और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा स्टाइल हमने अप्लाई करना है, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी साइज़ में आएगी इमेज। तो यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर इमेज, इस तरह से ये ले लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। प्रोडक्ट डॉट CSS में आएंगे, यहाँ पर आके करेंगे विड्थ इसकी कर देंगे 100%, हाइट इसकी हम कर देंगे 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक हो गया, एंड ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, एंड बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं #F5 एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का। इसके अंदर जो img टैग है उसको टारगेट करेंगे, हाइट कर देंगे 100% एंड विड्थ कर देंगे 100% एंड ऑब्जेक्ट फिट हमने कर देना है कंटेन, ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट फिट कंटेन आ गया इस तरह से। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, ये इमेज हमारा यहाँ पे आ चुका है। नीचे हमारे पास ये उसका टाइटल, उसका स्टॉक और उसकी प्राइस भी आ गई है। उसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल में आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इसको क्लास दे देंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर कंटेंट, इस तरह से दे देंगे और इसको कॉपी कर लेंगे प्रोडक्ट डॉट CSS में आके, यहाँ पर आके सिंपली इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, गैप आपने 1 रैम का दे देना है एंड पैडिंग इसको टॉप टू बॉटम 1 रैम लेफ़्ट टू राइट 0 कर देंगे। ठीक हो गया, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। ये देखिए हमारे पास टाइटल आ गया है, उसकी प्राइस, उसका स्टॉक और ये इमेज इटसेल्फ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा और टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इशू था जो मैं आपको बताना चाहता था, अभी बता देता हूँ। अभी देखें लोकल स्टोरेज में हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो ये जब भी यूज़र यहाँ पे आएगा उसकी हमेशा से अपडेट वाली रिक्वेस्ट ही जाएगी कि जब तक लोकल स्टोरेज में प्रोडक्ट पड़ा रहेगा अपडेट की रिक्वेस्ट तब तक जाती रहेगी, चाहे वो जितनी बार इसको मर्ज़ी रिफ़्रेश कर ले। अब हमने करना क्या है, जब यूज़र इस पेज से मूव करे तो हमने लोकल स्टोरेज से वो प्रोडक्ट भी हटा देना है, उसका वहाँ पे फिर कोई काम नहीं बनता। वो कैसे करेंगे, अगेन अपने ऐड प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट का हम यूज़ करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेगी, वो लोकल स्टोरेज में से प्रोडक्ट को हटा देगी। ये हमने यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेनी है इस तरह से, एंड यूज़ इफ़ेक्ट का इस तरह से फंक्शन ले लेंगे, यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसीज दे देंगे। इसके अंदर एक रिटर्न फंक्शन होता है। ये रिटर्न फंक्शन क्या करता है, तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होता है, मतलब जब आप अपने पेज से मूव हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यहाँ पे आपने कॉल कर देना है और जो भी आइटम रिमूव करनी है उसका नाम यहाँ पे दे देना है। ये मैंने प्रोडक्ट रिमूव करना है, जब मैं अपना ऐड प्रोडक्ट वाला पेज छोड़ के जाऊं, जब इससे मूव करूं तो लोकल स्टोरेज में से ये प्रोडक्ट मेरा निकल जाए एंड सेट प्रोडक्ट मैं कर दूं, जो मेरे पास ऊपर प्रोडक्ट है उसको अगेन अपनी इनिशियल प्रोडक्ट ही कर दूं। ये बल्कि उसको इनिशियल प्रोडक्ट करने की वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है, देख लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। अगेन यहाँ पर आते हैं और ये नेम में कुछ मसला आ गया है, देख लेते हैं क्या एरर आया है। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम प्रोडक्ट, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देख लेते हैं एरर हमें क्या दे रहा है। एरर हमें दे रहा है लाइन नंबर, ये हमें कंसोल से सही पता चलेगा। कंसोल में आते हैं और ये कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग नल एट ऐड प्रोडक्ट लाइन नंबर 21 बाई कॉलम 1। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या एरर आया है। लाइन नंबर 21, ये हमारे पास लाइन नंबर 21 बाई कॉलम 1 आ गया। अच्छा, ये हमने यहाँ पर बेसिकली एक इफ़ चेक लगाना है।
ये जो पास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है तभी जाके हमारी ये फॉर लूप चले, अदरवाइज़ ना चले। वो हमारा एरर यहाँ से आ रहा था, ठीक हो गया। अब देखें जैसे ही वो पेज से मैंने मूव किया तो वो मेरा पेज खाली हो गया और ये अगेन ऐड प्रोडक्ट मेरा टाइटल आ गया। यहाँ पर ये कोट्स भी आ रही हैं, कोट्स को हटा देते हैं, नीचे आते हैं। ये ऐड प्रोडक्ट की हमारी कुछ कोट्स लगी हुई हैं, इनको हटा देते हैं, डबल कोट्स की वजह से वो आ रहा है। ये हटा दी, सेव किया एंड ये देखें अब ऐड प्रोडक्ट। अब मेरा हमेशा से न्यू प्रोडक्ट ही ऐड होगा, जब तक मैं किसी प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए अप्लाई नहीं करूँगा तब तक वो अपडेट नहीं होगा। ये देखें एक न्यू प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी चाहे इसको डिलीट करूँ, अपडेट करूँ या व्यू करूँ। ये व्यू पे किया तो मैं व्यू पेज पे आ गया, ये नीचे वाले पे करूँगा तो दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये रियल टाइम मेरे पास डिलीट हो गया, ठीक है। वो ऊपर कुछ टोस्ट मैसेजेस वगैरह आते हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। बाकी जो रियल इंटीग्रेशन वगैरह थी और जितना भी फ्रंट एंड का काम था, स्टाइलिंग का काम था, वो एक एक चीज़ हमने खुद से की है, इधर उधर से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। हर चीज़ मैंने आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आपको कहीं पे ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी बताऊँगा। और कोई भी इसके रिलेटेड आपके ज़हन में कोई प्रोजेक्ट हो तो मुझे बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा मेरे गिटहब अकाउंट का, और गिटहब से जाके आप इसका जो है ना कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और कमेंट लाजमी करें।